कक्षा 11 की पुष्टि पुस्तक आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत में हम पढ़ना चाहते हैं भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। इसमें हम सभी एक्ट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भारत में आज़ादी के पश्चात संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। मध्यकालीन राजतंत्रीय व्यवस्था से संवैधानिक लोकतंत्र के विकास की यात्रा विभिन्न चरणों में संपन्न हुई। इन चरणों में महत्वपूर्ण घटक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन था। तो ब्रिटिश काउंसिल ने 1600 ईस्वी के एक चार्टर राजपत्र जारी कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो ब्रिटिश काउंसिल ने कब स्थापना की? तो 1600 ईस्वी में एक चार्टर लाया गया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस कंपनी का नाम क्या रखा गया? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। तो कंपनी का पूरा नाम क्या था? तो कंपनी का पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम 1612 ईस्वी में सूरत में अपना कार्यालय स्थापित किया। तो कब किया? 1612 में सूरत में अपना कार्यालय स्थापित किया और 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। शुरुआत में ये कंपनी व्यापारिक संस्था थी। तो शुरुआत में कैसी थी? व्यापारिक संस्था थी। उसके बाद प्रारंभ में चार्टर राजपत्र अनुसार कंपनी को सीमित विधायी एवं न्यायिक अधिकारी प्राप्त थे, परंतु धीरे धीरे इसने अपनी कार्यशैली बदल ली और 1765 के अत्यधिक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरी। तो मतलब शुरुआत में ये पहले एक व्यापारिक संस्था थी, उसके बाद एक चार्टर में उसको मतलब विधायी एवं न्यायिक अधिकारी प्राप्त थे, परंतु धीरे धीरे उसने अपनी कार्यशैली बदली और शासन में हस्तक्षेप किया। ब्रिटिश शासनकाल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1857 तक कंपनी का शासन और 1858 से 1948 तक ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन। तो 1857 तक 1600 ईस्वी में तो स्थापना हुई और 1757 में प्लासी के युद्ध से वो शासन में आ गई। तो 1857 तक तो कंपनी का शासन रहा, क्योंकि 1857 में भारत में क्रांति हो गई थी। इसके बाद कंपनी का शासन हटा दिया गया और ब्रिटिश काउंसिल ने अपना शासन ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और सन 1764 के बक्सर का युद्ध तथा सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि से अपने प्रभाव में वृद्धि की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब वृद्धि की? तो 1757 में प्लासी के युद्ध पे और सन 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि। तो लेकिन सबसे अगर क्वेश्चन पूछ लेगी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1757 के प्लासी की लड़ाई से हुई। इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेने के पश्चात लॉर्ड क्लाइव के देश प्रशासन ने बंगाल में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी। तो उस टाइम बंगाल का कौन था प्रशासन? लॉर्ड क्लाइव के हाथों में था। तो उसने अशांति अराजकता पैदा कर दी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात। कंपनी का संचालन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन कौन करता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन COD करता था। COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये किसके द्वारा चुने जाते थे? तो ये COP के द्वारा चुना जाता है, जिसे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। तो COD तो कंपनी का संचालन करते थे और चुने किसे जाते थे? COP द्वारा जाना जाते थे। COP का मतलब कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। भारत में कंपनी के प्रभाव में वृद्धि के फलस्वरूप कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक मुनाफा कमाने हुए कंपनी के आर्थिक संकट में उलझने के कारण इस पर ब्रिटिश संसद और सरकार के अधिक प्रभावी नियंत्रण की मांग उठने लगी। इस हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेट का मतलब शासन। ब्रिटिश संसद के इस संवैधानिक दखल ने भारत में संवैधानिक इतिहास की लंबी प्रक्रिया आरंभ कर दी, जिसको निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित किया जा सकता है। तो इस कंपनी को ब्रिटिश काउंसिल के हाथ में आने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि मतलब बहुत सारे गवर्नर जनरल थे, बहुत सारे मतलब गवर्नर बनाए गए जो मतलब मुनाफा कमाते थे। इससे कंपनी का शासन मांग उठने लगी कि कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाए। इसीलिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, शासन करने का एक्ट आया। इसमें भारत में संवैधानिक विकास का ये अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने का ये पहला प्रयास था। इस एक्ट से कंपनी के कार्यों के अधिकारों में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन हुए। इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो मतलब पहले
बंगाल का गवर्नर था। मतलब 1773 से पहले जिसे बंगाल का गवर्नर कहते थे उसका पदनाम कर दिया और बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया। और इस प्रकार बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो बंगाल का तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान था। गवर्नर जनरल के सदस्यों में एक तो गवर्नर खुद था और 4 सदस्य थे। इस एक्ट को ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की नींव रखी। तो कौन सा एक्ट ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की नींव रखी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की नींव रखी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी को पदोन्नत किया गया और अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की विदेश नीति, युद्ध एवं शांति के मामलों पर नियंत्रण प्रदान किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई और भारत में सर्वप्रथम कंपनी के प्रशासन एवं कर्मचारियों पर न्यायिक नियंत्रण हेतु सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ? एक तो भारत में संसदीय नियंत्रण हुआ और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और एक ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की नींव पड़ी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी को पदोन्नत किया गया और अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की विदेश नीति, युद्ध एवं शांति के मामलों पर नियंत्रण प्रदान किया गया। तो ये सब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ। अति स्पष्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश संसद और सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया और ये एक्ट गुरुमुख निहाल सिंह लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये क्या है? ये गुरुमुख निहाल सिंह की पुस्तक है जो राजस्थान के पहले राज्यपाल भी रहे। लैंडमार्क्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के अनुसार, गुरुमुख निहाल सिंह के अनुसार महान संवैधानिक महत्व का था क्योंकि इसमें निश्चित रूप से कंपनी के राजनीतिक कार्यों को स्वीकार किया गया और पहली बार संसद को अधिकार दिया गया कि वे जैसी चाहे वैसी सरकार स्थापित करने का आदेश भारत में दे दी। इसने भारत में सरकार का स्वरूप बदल दिया। तो मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में गुरुमुख निहाल सिंह का कथन है। उन्होंने अपनी पुस्तक लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट में लिखा है कि ये एक इसके अनुसार मतलब इनके अनुसार ये महान संवैधानिक महत्व का था क्योंकि इसमें कंपनी को राजनीतिक कार्यों को स्वीकार किया गया और पहली बार संसद को ये अधिकार दिया गया कि वे जैसे चाहे वैसे सरकार का शासन स्थापित कर सके और सरकार का स्वरूप बदल सके। और लॉर्ड नॉर्थ इसके बारे में क्या कहते हैं? लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया कि वे कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट एवं निर्णायक स्वरूप प्रदान कर सके। तो लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार भी ये भी बात ध्यान रखने की योग्य है कि लॉर्ड नॉर्थ ने क्या कहा है कि इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया है कि वे कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट एवं निर्णायक स्वरूप प्रदान कर सके। तो ये लॉर्ड नॉर्थ का कथन है। तो पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते थे। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद और रेगुलेटिंग एक्ट में सीओडी की नियुक्ति कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के हाथों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कंपनी के प्रशासन को संभालते थे और उनकी नियुक्ति सीओपी करता था, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। और इसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की नींव डाली। ब्रिटिश और कलकत्ता प्रेसिडेंसी को पदोन्नति की गई, अधिकारी हुए। अब पढ़ते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की विसंगतिपूर्ण अधिकारिता को स्पष्टतापूर्वक निर्धारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट एवं सर्वोच्च परिषद के बीच विवाद में टकराव को कम करने के लिए अधिनियम लाया गया। तो 1781 के संशोधन अधिनियम का महत्वपूर्ण क्या था कि सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च परिषद के बीच विवाद होते रहते थे, इनके लिए एक अधिनियम लाया गया। वो 1781 का संशोधन अधिनियम है। इसमें क्या है? इसका पहला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को सीमित करते हुए ये रोक दिया गया है कि ये कंपनी के कर्मचारियों की प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1781 के संशोधित अधिनियम में यह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को सीमित कर दिया गया और ये किया गया है कि कंपनी के कर्मचारियों के प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। मतलब कंपनी के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और
उनके जो भी प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं, इनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। ये एक्ट 1783 के संशोधन अधिनियम में किया गया। और साथ ही राजस्व वसूली से संबंधित व्यक्तियों एवं कर्मचारी विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता। इस प्रकार बंगाल को सर्वोच्च परिषद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। तो बंगाल की सर्वोच्च परिषद की सर्वोच्चता को स्थापित किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1783 की संशोधन अधिनियम के तहत। और इसमें यह किया गया कि कर्मचारी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नहीं कर सकता। और कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय सुप्रीम कोर्ट को भारतीयों की सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों को सम्मान करने का निर्देश भी दिया। तो 1781 के संशोधन अधिनियम में यह किया गया कि कानून, जो भी कानून बनेंगे उसमें भारतीयों की सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करे। और कलकत्ता की सरकार का बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। तो 1783 के संशोधन अधिनियम में कलकत्ता की सरकार का बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट अथवा बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार या उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। तो वो था 1783 का संशोधन अधिनियम। और 1783 के संशोधन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट और अथवा बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी को पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम में कंपनी के निदेशक मंडल के राजनीतिक कार्यों से संबंधित अधिकार कम कर दिए गए और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। इस अधिनियम के पारित होने पर निम्न परिवर्तन हुए। तो इसको पीट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते? क्योंकि उस समय राजा वहाँ पीट्स था, इसलिए इसको नाम पीट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया। तो कब नियंत्रण बढ़ा? कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण कब बढ़ गया? तो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। और गवर्नर जनरल की परिषद में 4 के स्थान पर 3 सदस्य कर दिए। तो पहले एक गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य थे, 1+4 का था वो रेशियो, अब 1+3 का हो गया। ये पीट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ ले कि किस एक्ट के बाद ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया? तो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। मुंबई मद्रास में गवर्नर की सहायता के लिए 3 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई और सर कार्टनी एल्बर्ट के अनुसार इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य कोर्ट डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना था। ये इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD की स्थापना की गई, जो पीट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई। तो BOD की स्थापना की गई, पीट्स इंडिया एक्ट के तहत BOD की स्थापना, BOD की स्थापना 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई। और इसका मुख्य कार्य क्या था? COD पर नियंत्रण करना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण करना। इस प्रकार ये किसने कहा था? सरकार ने एल्बर्ट के अनुसार। इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा दूसरे संसदीय बोर्ड की स्थापना की गई। निरीक्षण और प्रति निरीक्षण की व्यवस्था 1858 तक चलती रही। तो 1858 तक ये व्यवस्था चलती रही। और पीट्स इंडिया एक्ट का यही उद्देश्य था कि COD पर नियंत्रण किया जाए और BOD की स्थापना की जाए। अब 1786 का संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियां अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी मिल गई। तो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियाँ मिली, वो 1786 का संशोधन अधिनियम के तहत मिली और अपने निर्णयों को रद्द करने तथा निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। 1786 का संशोधन अधिनियम। अब है 1793 का चार्टर एक्ट।
कंपनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार के लिए चार्टर पारित किया गया। इस चार्टर की प्रमुख विशेषता ये थी कि इसमें पूर्व के अधिनियमों की सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया तथा इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई और इन लिखित विधियों नियमों की व्याख्या द्वारा न्यायालय द्वारा किया जाना निर्धारित रखा गया। गवर्नर जनरल एवं गवर्नर की परिषदों की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्यों को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव आवश्यक कर दिया गया। तो 12 वर्षों तक अनुभव आवश्यक किया गया। तो गवर्नर जनरल एवं गवर्नर जनरल की परिषदों की सदस्यों की योग्यता के लिए नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन भारतीय कोष दिया जाना तय हुआ। तो नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन भारतीय कोष द्वारा दिया जाता था। और 1793 के एक्ट के द्वारा ही व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष तक बढ़ाए गए। अब है सन 1813 का चार्टर एक्ट। लंबे समय तक चल रहे नेपोलियन युद्ध और महाद्वीपीय प्रणाली के क्रियान्वयन के कारण ब्रिटिश भारत व्यापार में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। तो इस समय क्या हो रहा था? इस समय में नेपोलियन युद्ध हो रहा था और महाद्वीपीय प्रणाली के क्रियान्वयन के कारण ब्रिटिश व्यापार में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। और दूसरी ओर ब्रिटिश व्यापारी एवं उद्योगपति पूरी देशों के व्यापार को सभी निजी व्यापारियों के लिए खोलने के मार्ग कर रहे थे। अतः उनकी मांगों को पूरा करने के लिए चार्टर अधिनियम पारित किया गया और इसे सन 1813 ईस्वी का ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम भी कहा गया और इसके मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार थे। तो 1813 में ही नेपोलियन का युद्ध हो रहा था, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय कमी हो रही थी। इसके लिए 1813 में एक चार्टर एक्ट लाया गया जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम भी कहा गया। इसके मुख्य प्रावधान है, तो इसके मुख्य प्रावधान देख लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के प्रावधान। सबसे पहले क्या किया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया गया और भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। केवल चाय तथा चीन के साथ भारत के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा। तो उस समय क्या हुआ कि यूरोप में पूरा मतलब नेपोलियन युद्ध चल रहा था और महाद्वीपीय प्रणाली चल रही थी, तो ब्रिटिश व्यापार में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई और ब्रिटिश उद्योगपति व्यापार को सभी निजी व्यापार के लिए खोलने की मांग कर रहे थे। इसके लिए एक चार्टर एक्ट लाया गया जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम भी कहा गया, जो 1813 का था। इसमें क्या गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तो पहले कंपनी का व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया तथा भारतीय ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया और केवल चाय तथा चीन के साथ भारत के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार रहा। तो 1813 के चार्टर एक्ट में केवल चाय तथा चीन के साथ भारत का व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार रहा और ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ही ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया, जो भी 1813 के चार्टर एक्ट में आया था। तो इसमें क्या हुआ, एक तो व्यापारी के अधिकार समाप्त कर दिए गए कंपनी का और सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया और चाय तथा चीन के साथ भारत के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार रहा। तो केवल कंपनी या तो चाय और चीन के साथ भी व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार था, बाकी किसी पर एक अधिकार नहीं रहा और समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। और ईसाई मिशनरियों की स्थापना की गई जिसमें भारत ईसाई प्रचार के धर्म की अनुमति दी गई और 1 लाख शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। अब है सन 1833 का चार्टर एक्ट। सन 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई और महाराष्ट्र, मध्य भारत और ग्वालियर, इंदौर आदि पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसी प्रभुत्व स्थायित्व प्रदान करने के लिए 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया और इसके मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार थे। तो 1833 का चार्टर एक्ट किसके लिए लाया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट की कंपनी का प्रभुत्व हो गया महाराष्ट्र तथा मध्य
कंपनी के साम्राज्य में वृद्धि हुई तथा भारत, ग्वालियर, इंदौर पर आदि पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसलिए 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया। इसमें क्या किया गया? इसमें यह किया गया कि कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो कंपनी के जो भी व्यापारिक गतिविधि थे वो धीरे धीरे समाप्त कर दिए गए और इसके साथ ही स्वाभाविक रूप से चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त हुआ। तो 1813 में जो एक अधिकार चाय तथा चीन के साथ था वो 1833 में उसे समाप्त कर दिया गया और पूर्णतः व्यापार को समाप्त कर दिया गया। इस स्थिति के द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1813 में तो चाय तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एक अधिकार था, लेकिन 1833 में इसे समाप्त कर दिया गया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था वो 1833 के चार्टर एक्ट में उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों के विधायी एवं वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए गए। जो भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो भी अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों को भी विधायी एवं वित्तीय न्यायिक अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए और कंपनी के ऋणों की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले ली और कंपनी के जो भी ऋण थे वो भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए। कंपनी की किसी पद पर नियुक्ति के लिए भारतीयों को अन्य ब्रिटिश प्रजा के समान सक्षम माना गया। धर्म, राष्ट्रीयता, प्रजाति इत्यादि के आधार पर भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी 1833 के चार्टर एक्ट में आया और इसी नियम द्वारा बेहतर कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों के रूप में 34 सदस्यों को सम्मिलित किया गया। तो अब 1+4 सदस्य वापस हो गए। भारतीय सदस्यों कानूनों को संचय संहिता बद्ध तथा सुधारने की भावना से एक विधि अपनाने की नियुक्ति की गई और दासों की स्थिति सुधारने तथा दासता समाप्त करने के लिए कहा गया। तो दासता कब समाप्त करने के लिए कहा गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब पढ़ते हैं अब है सन 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। सन 1853 ईस्वी का राजपत्र भारतीय शासन ब्रिटिश कालीन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था और ये अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। इसके अनुसार कंपनी को भारतीय प्रदेशों को ब्रिटेन की साम्राज्ञी तथा उसके उत्तराधिकारी के ट्रस्टी के रूप में संसद के निर्णयाधीन रखने की अनुमति दी गई। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। तो 1853 का चार्टर एक्ट क्या था? इसमें पहला पॉइंट था कि ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। तो इसमें 1853 के चार्टर एक्ट में यह भी निर्णय ले लिया गया कि ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है और भारतीय शासन को कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त कर सकती है और अपने अंडर में ले सकती है। ये अधिकार 1853 के चार्टर एक्ट में आ गया और कार्यकारिणी परिषद के लॉ मेंबर को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया। जो भी कार्यकारिणी परिषद का लॉ मेंबर था, मतलब कानून का मेंबर था, उसे परिषद का पूर्ण सदस्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ और बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई तथा बंगाल के लिए पृथक गवर्नर जनरल बनाए गए। बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और गवर्नर जनरल की परिषद में उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक रखने की व्यवस्था की गई 1853 द्वारा और निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। निदेशक मंडल में 24 से घटाकर 18 कर दी। ये भी 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा। और कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था कब की गई? तो 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई और पहली बार ये व्यवस्थापिकाओं का यह अधिकार दिया कि वे अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकती हैं। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही व्यवस्थापिकाओं को भी यह अधिकार दिया गया कि वे अपने अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकती हैं। तो ये सब 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा हुआ। अब पढ़ते हैं कंपनी के शासन की समाप्ति का अंतिम एक्ट, जो है सन 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम।
सन 1853 के चार्टर एक्ट में कंपनी का शासन के लिए किसी निश्चित अवधि के लिए अधिकृत नहीं था किया गया था, इसलिए किसी भी समय में सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश ताज को संसद के द्वारा हस्तांतरित किया गया। क्योंकि 1853 में चार्टर एक्ट में ये कह दिया गया कि ब्रिटिश संसद कभी भी भारतीय शासन में कंपनी का शासन समाप्त करती है। ये 1853 के चार्टर एक्ट में कह दिया गया था। अब ये किया गया है कि भारतीय जनता ने सन 1857 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसी कारण ब्रिटिश शासन विवश होकर औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में बदलाव पर विचार करने लगा और सन 1857 ईस्वी के गद्दर ने शासन की असंतोषजनक नीतियाँ उजागर कर दी, जिसने संसद को कंपनी को पदच्युत करने का बहाना मिल गया और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संसद ने अधिनियम पारित किया गया जो भारतीय प्रशासन का आधार बने और 1858 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। तो सबसे बड़ा क्या था? इसमें पहला पॉइंट था कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया। तो इसमें कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश शासक ताज का शासन कर दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से राज्य सचिव को चलाना था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। तो 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया और भारत की शासन संबंधी सभी कानूनी कार्यों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य की गई। भारत के गवर्नर जनरल का नाम अब वायसराय हो गया। देख, सर्वप्रथम 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया और फिर 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और 1858 में अब वायसराय हो गया, जिसे काउंट का प्रतिनिधि किया गया तथा उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत मंत्री का वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दिया गया और भारत सचिव का पद सृजित किया गया। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत उद्घोषणा की। इस उद्घोषणा के महत्वपूर्ण निम्न बिंदु थे: भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा और भारतीय नागरिकों के साथ लोक सेवा में अपनी शिक्षा, योग्यता तथा विशेषज्ञता के आधार पर स्वतंत्र निष्पक्ष प्रति में भेदभाव नहीं किया जाएगा और भारत के लोग भौतिक एवं नैतिक उन्नति के प्रयास किए जाएंगे और देशी निवेशकों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियों को यथावत सम्मान दिया जाएगा। पढ़ते हैं हम 1858 में क्या हुआ। अब गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया और वायसराय को किसके अंडर रखा गया? सचिव के अंडर रखा गया। तो सचिव से अनुमति लेने के बाद ही वायसराय कुछ भी काम कर सकता था। इसीलिए सन 1758 में भारत परिषद अधिनियम आया। सन 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतरी घटना है। ये 2 कारणों से महत्वपूर्ण है कि प्रथम, इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद कर उन्हें विधायी कार्य से संबंध करने का अधिकार दिया गया। दूसरा यह है कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न प्रकार थे। इसका पहला प्रावधान था कि गवर्नर जनरल की विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि करते हुए परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम में 12 सदस्य किए गए, जिसमें आधे सदस्यों गैर सरकारी होना जरूरी था। और गवर्नर जनरल को विधायी कार्य हेतु नए प्रांत के निर्माण तथा नवनिर्मित प्रांत के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाएगा। तो 1861 की भारत परिषद अधिनियम में क्या दिया गया कि गवर्नर जनरल को विधायी अधिकार दिए गए, मतलब वो नए प्रांत बना भी सकता था और नए प्रांतों के गवर्नर या लेफ्टिनेंट को नियुक्ति भी कर सकता था। और भारतीयों के लिए गवर्नर जनरल व गवर्नर की परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो भारतीयों की भागीदारी 1861 के भारत परिषद अधिनियम में आई। इसमें न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य, तो 6 से 12 का रखा गया। गवर्नर जनरल का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया। सन 1865 ईस्वी के अधिनियम द्वारा
गवर्नर जनरल को उद्घोषणा के माध्यम से प्रेसिडेंशियल तथा प्रांतों की सीमाओं में तय करने तथा उनमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। इसी तरह सन 1869 ईस्वी का अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीय संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और सन 1873 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान किया गया। इसी अनुसरण में 1 जनवरी 1876 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। तो क्या हुआ, 1865 में अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को उद्घोषणा के माध्यम से प्रेसिडेंशियल तथा प्रांतों की सीमाओं को तय करने का अधिकार मिल दिया गया और उन्हें परिवर्तन भी कर सकता था। और 1869 ईस्वी का अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जो भी विदेश में रह रहे उनको उधर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और 1877 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग करने का प्रावधान किया गया और इसी जनवरी से 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः भंग कर दी गई। अब है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। सन 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम सन 1861 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत परिषद में गैर सरकारी सदस्य या तो बड़े जमींदार, अवकाश प्राप्त अधिकारी या भारत के राज परिवार के सदस्य हुआ करते थे। भारतीय जनता के आम प्रतिनिधित्व की आकांक्षा की पूर्ति इससे नहीं हुई। सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय जनता की अगुवाई करने लगी। इसी समय राष्ट्रवाद का आंदोलन चरम पर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीयों के अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की जाती थी। भारतीय यूरोपीय व्यापारियों की ओर से भारत सरकार से इंग्लैंड में स्थित इंडिया ऑफिस के नियंत्रण से अधिक स्वतंत्रता की मांग की जाने लगी और परिणाम स्वरूप सर जॉर्ज चिंजनी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसके सुझावों को समावेश 1892 के अधिनियम में किया गया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार थे। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे? इसका पहला प्रावधान यह था कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई तथा उनके निर्वाचन को भी विशेष उल्लेख किया गया। यद्यपि इसके द्वारा सीमित चुनाव की ही व्यवस्था हुई, फिर भी भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व विधान परिषद में सुनिश्चित किया गया और निर्वाचन की पद्धति का सिद्धांत सीमित रूप से स्वीकार कर लिया गया और परिषद के अधिकारों में भी वृद्धि की गई और वार्षिक आय या बजट का ब्यौरा परिषद में प्रस्तुत करना आवश्यक किया गया और विषय पर चर्चा का अधिकार था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। सदस्यों की कार्यपालिका के कार्य के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मतलब भारत को विषय पर चर्चा का अधिकार तो था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया तथा सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और निर्वाचन की पद्धति का सीमित रूप से स्वीकार कर लिया गया। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा विधायिका के सदस्यों के निर्वाचन की सीमित शुरुआत हुई, फिर भी इस अधिनियम में अनेक खामियां थी। इनके कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम को बार बार आलोचना की और ये माना कि स्थानीय निकायों का चुनाव मंडल बनाना एक इस प्रकार से इनके द्वारा मनोनीत करना ही है। विधानमंडल की शक्तियाँ भी काफ़ी सीमित थी और सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया जा सकता था। इसके अलावा वर्गों का प्रतिनिधित्व भी पक्षपातपूर्ण था। अब आता है इम्पोर्टेंट अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। सन 1892 ईस्वी का अधिनियम राष्ट्रवादियों की संतुष्ट नहीं कर सका। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिंटो था। मतलब सचिव तो बात का सचिव तो मार्ले था, वायसराय मिंटो था। वायसराय कौन था? मिंटो था। इसलिए इसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। दोनों ही शासन के कुछ नए सुधारों के पक्षधर थे। सर अरुंडल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ईस्वी में नया अधिनियम पारित किया गया। तो 1909 का अधिनियम किसकी कमेटी के आधार पर था? तो अरुंडल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। तो इस अधिनियम के क्या प्रावधान थे? तो इसका पहला प्रावधान था कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और भारतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया। और केंद्रीय एवं दूसरा था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद की सीटों में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। सामान्य क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न प्रांतों को आवंटित और विशिष्ट निर्वाचन मंडल, मुसलमान भूमिपति एवं विशिष्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्लाटर्स एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, पोर्ट ट्रस्ट इत्यादि। और सामान्य सीटों के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे।
और स्थानीय निकाय में निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव करती थी और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करते थे। तो इसमें 3 श्रेणियां विभाजित की गई। परिषदों में सीटों के लिए 3 श्रेणियां विभाजित की गई केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में। एक तो सामान्य जिसमें क्षेत्रीय आधार पर, और दूसरा विशेष निर्वाचन मंडल मुसलमान में भूमिपति, और तीसरा विशेष हित। पहली बार प्रत्येक निर्वाचन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया तो 1909 में पहली बार प्रत्येक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गई 1909 ईस्वी में, और गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई और प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति हुई। तो 1909 में क्या क्या हुआ है? 1909 में केंद्रीय व्यवस्थापिका सदस्यों को चुनाव करते थे और पहली बार प्रत्येक निर्वाचन मंडल की शुरुआत भी 1909 में हुई, और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति भी 1909 में, और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया और पहले भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र सिन्हा, जो 1909 में नियुक्ति हुई। विधायक के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया। सदस्यों को बजट प्रस्ताव करने और जनहित विषयों पर पूछने एवं पूरक प्रश्न का अधिकार दिया गया। जिन विषयों पर विधायिका के क्षेत्र में बाहर रखा गया वे सशस्त्र सेना, विदेशी संबंध और देशी रियासत थी। इस अधिनियम द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम परिवर्तित कर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? इस अधिनियम के द्वारा यह किया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम परिवर्तित कर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि प्रत्येक अर्थात सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गई और इस अधिनियम में संसदीय प्रणाली तो दे दी गई परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया। नेक्स्ट एक्ट है सर 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय सचिव मॉन्टेग्यू था और चम्सफोर्ड वायसराय था। 1909 के अधिनियम की आलोचना प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों, ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ उपजे क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार तथा विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू ने इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के लिए ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन के इरादे इस प्रकार बयां किए। प्रशासन के साथ भारतीयों को संबंध करना और स्वायत्तशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना, जिससे ब्रिटिश शासन भारत के अभिन्न अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके। तो 1919 का अधिनियम क्यों आया? क्योंकि 1909 के अधिनियम की बहुत आलोचना हो रही थी और प्रथम विश्व युद्ध भी था उस समय 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध था तथा ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ उपजे तथा क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार तथा विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कब 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया मतलब सचिव, उस टाइम सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू था, भारत का सचिव, के हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जिन्होंने ब्रिटेन के इरादे इस प्रकार भी है। उसने कहा कि मॉन्टेग्यू ने कहा कि प्रशासन के साथ भारतीयों को संबंध करना मतलब प्रशासन के साथ भारतीयों को मिलाना और स्वायत्तशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास, जिससे ब्रिटिश भारत के अभिन्न अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके। इसी घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए मॉन्टफेट रिपोर्ट 1918 प्रकाशित की गई, जो 1919 के अधिनियम का आधार बनी। इसी एक्ट के द्वारा तत्कालीन भारतीय शासन व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। तो क्या क्या परिवर्तन किया गया? इसका पहला परिवर्तन ये था कि केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन वाली द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। तो केंद्रीय विधान परिषद का जो भी स्थान था वो राज्य परिषद, उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन वाली द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। तो पहले केवल केंद्रीय विधान परिषद था, अब इसके भी 2 अंग होंगे। एक तो हो गया राज्य परिषद, उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन, तो मतलब द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। हालांकि विधानमंडल में सदस्यों को मनोनीत करने की कुछ शक्तियां यथावत रखी गई, फिर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों को बहुमत सुनिश्चित किया गया। सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से किया गया। अधिनियम से मताधिकार का
विस्तार किया गया। निरोचक मंडल के लिए योग्यताएं सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित थी। 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था, में देश शासन की नई पत्ती शुरू की गई। तो 8 प्रमुख प्रांत थे जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था, उसमें देश शासन की नई पत्ती शुरू की गई। प्रांतीय सूची के विषय को 2 भागों में बांटा गया, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो प्रांतीय सूची को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक तो सुरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। और सुरक्षित सूची के विषय में गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे और वे इन विभागों को अपनी कार्यकारिणी की सहायता से देखता था। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे, जिनकी नियुक्ति भारतीय सदस्यों में से की जाती थी। तो 2 विषय थे, देख 8 मतलब गवर्नर के 8 प्रांत थे जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था। इसमें देश शासन की नई पत्ती शुरू की गई कि और उस देश शासन में प्रांतीय सूची को 2 भागों में बांटा गया, एक तो सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय गवर्नर के अधिकार में आते थे और हस्तांतरित विषय में भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे, जिनकी नियुक्ति भारतीय सदस्यों में से की जाती थी। और चौथा महत्वपूर्ण नियम इसमें लागू किया गया कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्षों बाद देश शासन प्रणाली तथा संवैधानिक सुधारों के व्यावहारिक रूप की जांच के लिए और उत्तरदायी सरकार की प्रगति से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। इसी प्रावधान के अनुसार सन 1927 ईस्वी में साइमन आयोग का गठन किया गया। तो इसी प्रावधान में 1927 का साइमन आयोग आया 1919 के प्रावधान के आधार पर। सन 1919 ईस्वी के अधिनियम में नई खामियां थी। इसने उत्तरदायी सरकार की मांग को पूरा नहीं किया। इसके अलावा गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बिना प्रांतीय विधानमंडल में अनेक विषयों पर विधेयक पेश नहीं कर सकते थे। सिद्धांत रूप में केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सर्वोच्च तथा सक्षम बना रहा। केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए बावजूद ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक राज्य का संविधान ही बना रहा और प्रांतों में देश शासन पूरी तरह विफल हो गया और गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम हुआ। तो प्रांतों में देश शासन पूरी तरह विफल हो गया क्योंकि इस समय प्रांतों में देश शासन की प्रक्रिया अपनाएगी और द्विसदनीय विधानमंडल दिया गया, एक तो राज्य वाली उच्च सदन तथा विधानसभा वाली निम्न सदन। और 2 विषय बांटेंगे, सुरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय गवर्नर जनरल के पास होते थे और हस्तांतरित विषय जिसमें भारतीय मंत्रियों के द्वारा नियुक्ति की जाती थी। तो गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीतियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं कर सके। इसके अलावा मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार ही भी नहीं थे। 1919 के अधिनियम के बाद साइमन कमीशन आया 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि साइमन कमीशन कब आया? तो 1927 में, और सर जॉन साइमन ने गठन किया 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत। इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, अतः भारतीयों ने इसका विरोध किया और आयोग की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिया जाने के बाद कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। तो क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कब उठी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अब होते हैं सन 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो महत्वपूर्ण है। 1919 के अधिनियम के तहत प्रस्तावित उत्तरदायी सरकार कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाई। इसके पश्चात सन 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन नेहरू रिपीट गोलमेज सम्मेलन द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाना आदि की पृष्ठभूमि ने 1935 के अधिनियम की आधारशिला रखी और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुच्छेद थी। तो 321 तो अनुच्छेद थे, 321 तो आर्टिकल थे और 10 अनुसूची थी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 310, 321 आर्टिकल और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किया गया? इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी राज्यों के अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। तो अखिल भारतीय संघ के प्रावधान, फर्स्ट बार अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किसमें आया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य था किंतु देशी रियासतों को शामिल होना नरेशों की इच्छा पर निर्भर था। संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया।
तो संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। विभिन्न विषयों की 3 सूचियाँ बनाई गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। तो सूचियाँ भी 3 बना देगी, एक तो संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। 1919 के अधिनियम के द्वारा जो देश शासन प्रांतों में लागू था उसे केंद्र में लागू किया गया। मतलब 1919 के अधिनियम में प्रांतों में देश शासन की प्रक्रिया अपनाएगी, उसे हटाकर केंद्र में 1935 में लागू कर दिया गया। तथा केंद्र सरकार के विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में रखेगी, जबकि हस्तांतरित विषयों को शासन मंत्रिपरिषद को सौंपा गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, राज्य परिषद उच्च सदन तथा केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें राज्य परिषद को उच्च सदन बताया गया तथा केंद्रीय विधान परिषद को निम्न सदन बताया गया। और प्रांतों में देश शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। प्रांतीय विधायकों को प्रांतीय सूची तथा संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया और प्रांतीय विधानमंडल को अनेक शक्तियां दी गई। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बनाया गया और एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे प्रच्युत कर सकती थी। तो मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बनाया गया और उस पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके भी प्रच्युत कर सकती थी। और विधानमंडल प्रश्नों तथा अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियंत्रण रख सकता था। और 8वां क्लॉज इसमें था कि इस अधिनियम के दिन ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इस कौन से अधिनियम के तहत ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया? तो अधिनियम 1935 के तहत ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया तथा उड़ीसा तथा सिंध नाम से 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम में एक संघीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। तो इस अधिनियम में एक संघीय बैंक और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया। केंद्र सरकार संबंधी प्रस्ताव लागू नहीं हुए। देशी राज्यों की अनिच्छा वही उदासीनता के कारण अखिल भारतीय परिसंघ अस्तित्व में नहीं आया। प्रांतों में सन 1937 ईस्वी में चुनाव संपन्न होने के पश्चात देश शासन समाप्त हो गया एवं पूर्ण स्वायत्तता स्थापित हुई, किंतु गवर्नर की निरंकुश शक्तियों ने इसे स्वायत्तता को बेमानी कर दिया। अब आता है 1947 का अधिनियम, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और उस समय वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। पहला प्रावधान था कि भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 डोमेनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई। तो पहला प्रावधान क्या था कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमेनियन बनाए जाएंगे और जिसकी स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई। इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल एवं पंजाब में 2-2 प्रांत बनाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए और पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। तो भारत में महामहिम की सरकार को उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराजत्व 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। तो ये सब इसके क्लोज थे। 5वां पॉइंट था कि भारतीय रियासत इन दोनों भारत पाकिस्तान में कभी भी शामिल हो सकती थी। और 6वां पॉइंट था कि प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक गवर्नर जनरल होगा और जिसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा और गवर्नर जनरल डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। और 7वां क्लोज था कि प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक विधानमंडल होगा जिसे विद्या बनाने का पूरा अधिकार होगा तथा ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। और 8वां क्लोज, डोमिनियन की सरकार के लिए अस्थायी उपबंध के द्वारा दोनों संविधान सभाओं का संसद का दर्जा तथा डोमिनियन विधानमंडल की पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई। और 9वां क्लोज था कि इसमें गवर्नर जनरल को एक्ट के प्रभावी परिवर्तन के लिए ऐसी व्यवस्था करने हेतु अस्थायी आदेश जारी करने का प्राधिकार दिया गया जो उसे आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो। और 10वां क्लोज था अंतिम, इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव की सेवाओं तथा भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश थल सेना, नौसेना और वायुसेना पर महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र अथवा प्राधिकार जारी रहने की शर्त निर्दिष्ट की गई। तो ये सब इसके क्लोज थे। इसके बाद ब्रिटिश काल में उपयुक्त उल्लेखित विभिन्न एक्ट या उनकी धाराओं को लागू होने के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि ऐसे संविधान की रचना करना जिसमें माध्यम से उसे आदर्श की प्राप्ति की सके, जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबे समय तक संघर्ष किया था। संविधान सभा का गठन। इसके बाद संविधान सभा का गठन पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 296, विदेशी रियासतों के 93 थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देशी रियासत के थे।
भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के 296 सदस्यों का निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में हुआ और द्वितीय चरण की शुरुआत 3 जून 1947 को विभाजन योजना से होती थी। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। देश का बंटवारा हो जाने के बाद संविधान निर्मात्री सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 देशी राज्यों के लिए निर्धारित थे और तृतीय चरण देशी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित हुए। हैदराबाद की ऐसी ही रियासत थी जिसमें प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए, जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ। तो ऐसी कौन सी रियासत है जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ? तो हैदराबाद रियासत की। और संविधान सभा के गठन के 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वाधीनता और सत्ता अपने साथ उत्तरदायित्व लाती हैं। तो ये कथन किसका है? ये वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू का है कि संविधान और सत्ता अपने साथ उत्तरदायित्व लाती हैं। यही उत्तरदायित्व अब इस भारत के लोगों की प्रतिनिधि प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के कंधों पर है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य, प्रमुख संविधान निर्माता। ये उल्लेख करना समीचीन होगा कि स्वतंत्र भारत का संविधान भारतीय नेताओं और दशकों के चिंतन मनन का परिणाम था। संविधान निर्माण पर वैचारिक मंथन लंबे समय से एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलता रहा। यथा स्वराज संविधान 1895, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई और कराची प्रस्ताव 1931 और स्प्रू कमेटी 1944। ये सभी दस्तावेज प्रमाणित करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ भारतीय नेतृत्व संविधान निर्माण के प्रति सजग रहा है। और सबसे पहले रिपोर्ट आई थी स्वराज संविधान 1895। अब संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और पट्टाभी सीतारामैया, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। नेहरू आदर्शवादी थे तो प्रसाद और पटेल अनुभववादी थे और व्यावहारिक थे और डॉक्टर अम्बेडकर कानून के प्रकांड पंडित थे। तो गोपाल स्वामी अयंगर भी बहुत योग्य, तीक्ष्ण बुद्धि के धनी और अनुभवी थे। पटेल के प्रमुख परामर्शदाता, तो वल्लभ भाई पटेल के प्रमुख परामर्शदाता के एम मुंशी और वीपी मेनन थे। तो नेहरू के परामर्शदाता कृष्ण स्वामी अय्यर और बी एन राव थे। तो के एम मुंशी और वीपी मेनन पटेल के थे, तो नेहरू के कृष्ण स्वामी अय्यर और बी एन राव थे। संविधान सभा में भारत के सभी वर्गों में प्रदेशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। तो संविधान सभा का प्रथम 9 दिसंबर 1946 को हुआ और संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद सदस्यों ने अपने प्रतिपत्र पेश किए तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के अनुभवी नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियोजित हुए। तो सबसे पहले कौन था स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा। इसके बाद रजिस्टर हुआ और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और संविधान निर्माण की दशा में सबसे पहला कदम था जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, और ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव प्रस्तुत में नेहरू ने कहा है कि मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ उससे हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई, योजना की रूपरेखा दी गई और बताया गया है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की है और यह भी कहा गया है कि प्रभुसत्ता का वास जनता में होगा तथा भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सदस्यों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक समितियां गठित की गई। इसमें प्रमुख समितियां थी संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति तथा पारो समिति। देशी रियासतों ने बातचीत करने के लिए संविधान सभा ने एक वार्ता समिति पूर्व में गठित कर ली थी। संविधान सभा की परामर्श शाखा ने 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में एक प्रश्न सूची विभिन्न प्रांतीय विधानमंडल तथा केंद्रीय विधानमंडल सदस्यों के पास भी भेजी ताकि वे प्रस्तावित संविधान के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सके। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 की योजना प्रकाशित की। इसके अनुसार देश का विभाजन होना था।
अक्टूबर 1947 में संविधान सभा की सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। इस प्रारूप को तैयार करने वाले संविधान सभा के सचिवालय ने 3 जिल्दों में विश्व के विभिन्न संविधानों के पूर्व दृष्टांत एकत्र कर उन्हें संविधान सभा के सदस्यों में वितरित कर दिया। संविधान परामर्शदाता BN राव ने विश्व के विभिन्न संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की और डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। तो इम्पोर्टेंट डेट है 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। और अन्य सदस्य कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर, कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यर और DP खेतान। बाद में मित्तर की जगह पर N माधवराय और खेतान की जगह पर TT कृष्णमाचार्य को नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति का यही काम था कि वे संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप को परीक्षण करके विचार के लिए संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करें। प्रारूप समिति ने भारत को जो प्रारूप संविधान तैयार किया वे फरवरी 1949 को संविधान सभा को अध्यक्ष को सुपुर्द किया। प्रारूप संविधान के प्रकाशित होने के बाद संशोधन व सुझाव आमंत्रित किए गए। एक विशेष समिति ने इन सुझावों पर विचार किया तथा प्रारूप संविधान की एक पुनर्मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया। 15 नवंबर 1949 को प्रारूप संविधान पर धारावाहिक विचार प्रारंभ हुआ। 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा 67 अनुच्छेदों पर विचार कर चुकी थी। इसे प्रथम वाचन कहा जाता है। तो प्रथम वाचन 15 नवंबर 1949 से 8 जनवरी 1949 तक हुआ, जिसमें कितने अनुच्छेद पड़ेगी? 67 अनुच्छेद पड़ेगी। क्योंकि इस काल अवधि में संविधान पर सामान्य वाद विवाद हुआ, 16 नवंबर 1949 को द्वितीय वाचन समाप्त हुआ। तो 16 नवंबर 1949 को द्वितीय वाचन समाप्त हुआ और संविधान का तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला, जब संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया। और संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गई। एक हस्तलिखित प्रति अंग्रेजी में थी जिस पर कलाकारों द्वारा कलाकृतियां अंकित की गई, दूसरी अंग्रेजी में छपी हुई प्रति थी और तीसरी हिंदी की हस्तलिखित प्रति थी। सभा के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से प्रार्थना की और एक एक करके तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करे। सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद जनगण मन तथा वंदे मातरम के गायन के साथ सभा का संविधान सभा के रूप में समापन हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अब है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण के संबंध में संविधान सभा ने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में अपना विचारार्थ विषय निर्धारित किए। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इसके बाद संविधान सभा ने संवैधानिक समस्या के विविध पहलू के संबंध में विभिन्न समितियां नियुक्त की। इनमें से अनेक समितियों के अध्यक्ष तो पंडित नेहरू थे या सरदार पटेल। संविधान सभा के अध्यक्ष के अनुसार इन 2 महारथियों ने ही संविधान के मूल सिद्धांत दिए गए। सभी समितियों ने बड़ी निष्ठा से कार्य किया और महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। संविधान सभा ने इन प्रतिवेदनों पर विस्तार से विचार किया गया और इन प्रतिवेदनों की सिफारिश प्रारूप संविधान के आधार बनी। प्रारूप संविधान की सतत छानबीन प्रारूप समिति के सदस्यों ने की, बल्कि संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने भी प्रारूप संविधान के एक एक अनुच्छेद को गहराई से विवेचन किया। कहीं कहीं तो प्रत्येक वाक्य ही नहीं अपितु प्रत्येक शब्द पर बहस हुई और प्रारूप संविधान की इस विस्तृत परीक्षा का परिणाम ये हुआ कि उसका आकार बहुत बढ़ गया तथा संविधान सभा सचिवालय की परामर्श शाखा ने प्रारूप समिति के विचार के लिए संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया गया उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने जो पहला संविधान तैयार किया उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो पहले प्रारूप में कितनी अनुसूचियाँ थी? 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। और परामर्श शाखा ने प्रारूप तैयार किया उसमें 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ थी। जब प्रारूप संविधान का दूसरा वाचन समाप्त हुआ तब अनुच्छेदों की संख्या 386 होगी और दूसरे वाचन के बाद संविधान अंतिम रूप से स्वीकार की जब 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो जब संविधान लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रारूप संविधान में संशोधन के 7635 प्रस्ताव सदन पटल पर रखे गए। तो कितने? 7635 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 2473 प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत किए गए। भारत की जनता ने संविधान निर्माती सभा की कार्यवाही के रूप में सक्रिय रुचि ली तथा दर्शक दीर्घा 53,000 दर्शकों का प्रवेश मिला। तो दर्शक दीर्घा में 53,000 दर्शकों को प्रवेश मिला। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि तत्कालीन भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रमुख दल कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिकाधिक प्रतिनिधि स्वरूप प्रदान करने की प्रत्येक संभव चेष्टा की। कांग्रेस के तो प्राय सभी चोटी के
नेता पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आचार्य चक्रवर्ती राजगोपालचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बाल गोविंद खेर, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, के एम मुंशी और आचार्य JB कृपलानी इनके सदस्य थे। कांग्रेस में ही प्रयत्नों से वैधानिक और प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से ख्याति प्राप्त अनेक ऐसे व्यक्तियों को विधानसभा के लिए निर्वाचन हुआ था जो कांग्रेस से संबंधित ही नहीं थे। इनमें से कुछ थे पारूल समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर, के अय्यर, NG आयंगर, संथानम, MR जयंकर, जयशंकर, सच्चिदानंद सिन्हा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, V विश्वराव, डॉक्टर राधाकृष्णन, KT शाह, SC मुखर्जी और हृदयनाथ कुंजरू आदि हैं। पारूल समिति के 7 सदस्यों में से केवल 2 पहले के KM मुंशी तथा बाद में TT कृष्णस्वामी कांग्रेस के सदस्य थे। तो पारूल समिति के 7 सदस्यों में केवल 2 पहले के KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी कांग्रेस के सदस्य थे और मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के सदस्य थे और अम्बेडकर, केतान, माधव राय और एयर निर्दलीय सदस्य थे। इन्हीं व्यक्तियों ने सभा को तकनीकी व विधिक विशेषता प्रदान की, संविधान के मूल स्वरूप का निर्माण करने, दार्शनिक आधार देने तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने में इन व्यक्तियों तथा इनकी सामाजिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि की निर्णायक भूमिका रही। तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण को भी संविधान सभा की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया, किंतु सप्रू स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आधार पर स्वीकार नहीं कर सके और जयप्रकाश नारायण ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस संबंध में संविधान सभा की सदस्यता का प्रमाण ये है कि संविधान सभा के जो सदस्य लिंग के टिकट पर निर्वाचित हुए थे उनमें से जो भारत के विभाजन के बाद भी भारत में ही रहना पसंद किया, इनमें से संविधान सभा की सदस्यता प्राप्त की। लिंग के एक प्रतिनिधि मोहम्मद सादुल्ला पारूल समिति के सदस्य थे और ये तथ्य रेखांकित करने की आवश्यकता है कि शीर्षस्थ नेताओं की संविधान सभा के प्राय सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण व सक्रिय भूमिका निभाई। सभा की बेहसू के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसके सदस्य विलक्षण प्रबुद्ध, प्रतिबद्ध व परिश्रमी थे। विभिन्न विषयों पर निर्भीक बहसों से ये तथ्य भी भलीभांति प्रस्थापित हुआ कि सभा में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता थी। संपूर्ण संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लगे। तो NCERT के मुताबिक तो 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन लगे, लेकिन कहीं 18 दिन भी लिखे हुए हैं, लेकिन अपने NCERT के मुताबिक चलना है 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए और संविधान के प्रारूप 114 दिन तक चर्चा हुई। तो संविधान के प्रारूप में कितने दिन तक चर्चा हुई? 114 दिन तक चर्चा रही। और अपने अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुच्छेद थी और संविधान के कुछ 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिए गए तथा शेष अनुच्छेद 26 जनवरी के दिन ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभाओं ने अपने संविधान को रचना में जितना समय लगा था उसे देखते हुए भारतीय संविधान ने देश के लिए शीघ्र ही संविधान बना लिया और उसे बधाई दी जा सकती है। तो ये किसका कथन? ये अम्बेडकर का कथन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट होने वाले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम देश शासन केंद्र जगह प्रांतों में लागू किया गया, वो 1935 का अधिनियम था। 1935 के अधिनियम में अगस्त 1937 को